नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में विज्ञान विषय हम लोग कर रहे हैं। विज्ञान में भौतिकी से हमने शुरू किया है। आज उसका ये पांचवा पार्ट होगा, अध्याय नहीं, क्योंकि एक पार्ट में हम दो तीन अध्याय भी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो वही लगभग 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है, आपके बुक में ये चैप्टर ही है जो पूर्वावलोकन है, स्थूल पदार्थों के गुण। तो उसको लेके हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। आप देख रहे हैं कि जब बारिश होती है तो बूंद जो होती है वो गोलाकार, भाई बूंद चौकोर भी गिर सकती थी, बूंद घनाभ के रूप में भी गिर सकती थी, घन के रूप में भी गिर सकती थी, लेकिन बूंद जो गिरती है वो आप देखते हैं गोलाई के फॉर्म में गिरती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। लगभग ऐसी बूंद होती है। तो उसका रीजन क्या है, उसकी गोलाकार आकृति का कारण क्या है? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व। देखिए 3-4 बार ये सवाल आया हुआ है, आगे भी अभी रिपीटेड है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका रीजन क्या है? जो पृष्ठ तनाव का गुण होता है, पृष्ठ तनाव मतलब जो बाहरी सरफेस पे उसके टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन इंग्लिश में बोलते हैं। उसकी वजह से क्या करता है, कोई भी चीज जो है कम से कम पृष्ठ तनाव मतलब कम से कम पृष्ठीय एरिया में आने की कोशिश करती है। और गोले का पृष्ठीय एरिया जो होता है वो बाकी किसी भी चीज से कम होता है। ठीक है, तो इसी कारण से मतलब पृष्ठ तनाव की वजह से क्या करेगा, वो कम एरिया में आने की कोशिश करेगा। और गोले का एरिया ना कहकर मैं कहूं पृष्ठीय जो एरिया है वो कम होता है। इसी वजह से क्या है कि कोई भी चीज गोले के स्वरूप में आने की कोशिश करती है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से। तो इसका क्या सही आंसर होगा? पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने आपको रीजन बता दिया है। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या कारण है? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है ना। मैं रिपीट क्वेश्चन इसलिए लाता हूं ताकि आपको इंपॉर्टेंस उनकी पता चल सके। सर आप ये बात कई बार बता चुके हो। हाँ, बार बार बताने से क्या है, आपको इस बात की इंपॉर्टेंस पता चलती रहेगी। तो पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन भी वही है, क्या? पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी मेरा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि। देखो फिर वही सवाल, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हवा में प्रतिरोध होता है, इस बात से भी कोई मतलब नहीं है। जल में पृष्ठ तनाव होता है, मेन रीजन उसका क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण कम से कम पृष्ठीय एरिया वाले चीज में आने की कोशिश करती है और गोले का पृष्ठीय एरिया कम होता है, इसलिए बूंद कैसी हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं, द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का क्या कारण होता है? अब ये वही बात पूछ ली, जो गोले में आ रही है उसका कारण पूछ लिया, तो उसका कारण भी क्या है? उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। तो 4th का आंसर भी क्या होगा? ए। श्यानता क्या होती है? किसी चीज का गाढ़ापन। श्यानता से क्या मतलब है? उसका गाढ़ापन कितना है, वो श्यानता होती है। घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है एक निश्चित एरिया में कितना ज्यादा हमने किसी चीज को भर रखा है। अभी आगे सवाल आएगा, बता दूंगा। अगला सवाल देखते हैं, 5वां प्रश्न है मेरा, तेल जल के तल पर फैल जाता है। यहां किसकी बात की है? फैल जाने की बात की हुई है। ठीक है, ये हमारे जीआईएफ में आप लोग देख पा रहे हैं कैसे किस तरीके से तेल जो है ऊपर ऊपर फैल रहा है। तो फैल जाता है, जैसे आपने भी देखा होगा कि अगर आप जल से भरे हुए टब में क्या करो, 2 बूंद तेल डाल दो तो वो पतली सी फिल्म उसकी फैल जाएगी। तो फैलने का रीजन क्या होता है? फैलने का रीजन घनत्व तो नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां तैरना पूछा होता, अगले सवाल में हम देखेंगे, तैरना पूछा होता तो उसका रीजन घनत्व होता, लेकिन फैलने की बात हो रही, मतलब वो डालने पर ज्यादा एरिया में क्यों फैल जाता है? क्यों? क्योंकि तेल का जो तल तनाव है या पृष्ठ तनाव है वो क्या है? पानी से कम है। आप ऐसे समझो कि पानी ऊपर तना हुआ है, पानी तना हुआ है, तेल डाल दिया। अब अगर ये बाबूजी ज्यादा तने हुए होते, तने हुए जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, ज्यादा तन रहा है, ज्यादा फैल रहा है, मतलब ज्यादा उस जो खूंखार टाइप आदमी होता है, तो जल क्या है? ज्यादा तना हुआ है। जल जब ज्यादा तना हुआ है, ये कम तने हुए हैं, ये गिरे तो क्या हुए? ऊपर ही ऊपर फैल लिए। ठीक है, क्योंकि जल इनसे ज्यादा तनाव रखता है। तो क्या है? तेल का तनाव पानी से कम होता है। आप इस बात को याद रखेंगे। तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं,
मिट्टी का तेल पानी के तेल के ऊपर तैरता है। अब यहां तैरने की जब बात आ जाएगी तो तैरने की कहानी क्या होगी, फिर घनत्व की बात आ जाएगी कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखो दो चीज समझो, ये मैं आपको एक बता रहा हूं, आपको चीज एकदम हमेशा ना याद हो जाएगी। जैसे मान लो एक आप लो रुई लो, एक लो आप लोहे का टुकड़ा, तो रुई का घनत्व क्या है, रुई का घनत्व कम है, फैली हुई है, उसका घनत्व कम है, घनत्व आप लोग समझ पा रहे होंगे। और लोहे का टुकड़ा जो है उसका घनत्व क्या है, उसका घनत्व ज्यादा है, ठीक है। अब लोहे के टुकड़े के ऊपर मैंने रुई रखी तो रुई क्या हुई, रुई ऊपर ही रहेगी, लोहे में अंदर तो घुस नहीं जाएगी, है ना, अंदर तो घुसेगी नहीं। मतलब क्या हुआ कि ज्यादा घनत्व वाली चीज के ऊपर हल्की घनत्व वाली चीज क्या है, एज इट इज टिकी रहती है। और वहीं अगर मैं रुई के ऊपर लोहे का टुकड़ा रखूं तो लोहे का टुकड़ा क्या होगा, रुई में अंदर घुस जाएगा। मतलब कम घनत्व वाली चीज में स्पेस ज्यादा होता है तो ज्यादा घनत्व वाली चीज उसके अंदर चली जाती है, लेकिन जो चीज हल्के घनत्व की, जिसका घनत्व कम है, वो चीज क्या है, ऊपर ही रहती है। इसी से हम देखते हैं कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, तो मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैर रहा है, लोहे के ऊपर रुई ऐसे ही तैर रही है या अंदर नहीं घुसी है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मेरा होगा क्योंकि जो तेल है मिट्टी का उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा होता तो अंदर घुस जाता, उसका घनत्व क्या है, कम है, किससे, पानी से। तो उसका घनत्व पानी घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, नहीं, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ये मेन रीजन है, इसकी वजह से वो उसके ऊपर क्या करता है, तैरने लगता है। अब आपको रुई और लोहे के टुकड़े का वाला एग्जाम्पल अगर याद रहेगा तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है, आपका सवाल गलत नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं, सातवां, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। देखो ये लड़की गुब्बारे फुला रही है, ठीक है, ये हमारे जो एडिटर महोदय हैं बढ़िया बढ़िया GIF लगाते रहते हैं। देखो तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब जो है ना वो वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, उसके अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है। अगला देखते हैं, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। भिन्न भिन्न व्यास का मतलब कह रहे हैं कि एक छोटा बुलबुला हो एक बड़ा बुलबुला हो, दोनों को हम क्या करें, एक नली की, आपने बचपन में शैतानी की होगी, सरफ की सहायता से सरफ रख के गुब्बारा फूंक मार के उसको बड़ा करते थे, ठीक है, आपने नहीं की होगी, मैंने तो की है, ठीक है। तो उनको अगर दो गुब्बारों को हम संपर्क में ला रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या होता है कि छोटा वाला जो होता है ना वो और छोटा होता जाता है और बड़ा वाला जो होता है वो और बड़ा होता जाता है। उसका कारण प्रेशर होता है, वो एक डिटेल चीज है, तो हम उसको नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत, आप सिर्फ इतना याद रखो कि जब छोटे और बड़े को साथ में लाएंगे ना तो छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं, दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, नहीं, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा। देखो होगा क्या कि वायुमंडल में जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर है, जो गैसें हैं वो क्या कर रही हैं, वो गुब्बारे पर दबाव लगा रही हैं, वो गुब्बारे पर दाब डाल रही हैं, ठीक है, और उसके अंदर हाइड्रोजन भरी हुई है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाएगा, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, वायुमंडल का जो गैसीय संगठन है वो कम होता जाता है, मतलब ऊपर विरल वायुमंडल है, नीचे ज्यादा सघन वायुमंडल है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वायुमंडल विरल होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, बाहर से जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो जाएगा और अंदर वाला हाइड्रोजन का प्रेशर क्या करेगा, उसे बाहर फैलाने की कोशिश करेगा, तो ऊपर जाने पर गुब्बारे का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहां है, कमी आएगी, नहीं, गुब्बारा चपटा हो जाएगा, नहीं, गुब्बारे के आमाप में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, गुब्बारे के आमाप में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो 9th का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है, जब उसको आवेशित करेंगे तो क्या होगा, उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, मतलब उसकी त्रिज्या क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी जब हम उसको आवेशित करेंगे। तो 10th का आंसर होगा ए। अगला सवाल देखते हैं,
एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं। विमाएं मतलब जिनका लंबाई चौड़ाई विमा उसको बोलते हैं, ठीक है, नीचे दी गई है। अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, मतलब अगर 5 किलो के बाट से मैं खींच रहा हूं तो उसको भी तीनों को एक साथ एक तरीके से खींच रहा हूं। उनमें से किस एक में अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी? तो जिसकी धैर्य वृद्धि जो होती है वो लंबाई पे डिपेंड करती है ना। अगर मोटाई लगभग बराबर है ना, तो वो लंबाई पे डिपेंड करेगी। जो जितना ज्यादा लंबा होगा उतनी ज्यादा उसकी धैर्य वृद्धि हो पाएगी। तो 1 मीटर 2 mm व्यास वाला, 2 मीटर 2 mm व्यास वाला और 3 लंबाई 1.5 mm व्यास वाला, 1 मीटर 1 mm वाला, तो लगभग ये 2 और 1.5 लगभग बराबर मान लेते हैं। तो 3 मीटर लंबाई वाला जो वो होगा वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा उसकी धैर्य वृद्धि होगी जब हम उसको क्या करेंगे, एक ही भार से बार बार अलग अलग खींच रहे हैं। तो 11वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो, देखो केशिकत्व की परिघटना क्या होती है, कैसे होती है? क्योंकि हर द्रव में क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है। उसके कारण वो किसी नली में क्या होता है, जितना ज्यादा उसका पृष्ठ तनाव होगा उतना ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है नली के सहारे, है ना, ऊपर मतलब पृष्ठ तनाव की वजह से ऊपर उठने की कोशिश करता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को कोशिकत्व कहते हैं। जैसे अगर आपने लालटेन देखी होगी, आपने नहीं देखी होगी, डिवरी देखी हो, लालटेन लैंप टाइप से कुछ चीजें देखी हो, तो उनमें क्या होता है, उनमें जो नीचे मिट्टी का तेल हम भरते हैं, जो ईंधन के रूप में भरते हैं, वो उस बत्ती में क्या होता है, खुद से ऊपर आने लगता है, खुद से ऊपर चढ़ता है। वो केशिकत्व की घटना होती है। तो नहीं होती तो क्या होता, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। हाँ सही बात है, अपनी माताजी वगैरह से पूछ सकते हैं। पुराने ज़माने में तो लालटेन और लैंप आम थी, ठीक है, हमारे बचपन में हमने देखी थी, उसके बाद नहीं। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप इसको माताजी या किसी से कह के पूछ सकते हैं, पुरानी आपके घर में रखी होगी, दिखा देंगे। कोई मृदु पेय के उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग नहीं कर पाता। नहीं, स्ट्रॉ में क्या है, आप किसी जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, गन्ने का जूस वगैरह पीते हो तो वो स्ट्रॉ डाल के देता है, तो क्या उसमें अपने आप ऊपर थोड़ी ना चढ़ता है, हम अंदर को क्या करते हैं, अंदर को उसको खींचते हैं तब वो ऊपर आता है। तो स्ट्रॉ में केशिकत्व का कोई यूज नहीं है, मतलब दूसरा नहीं होगा। दूसरा नहीं होगा तो ये गया, ये गया, ये गया, मतलब 1, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिनको हम अपने चारों ओर देखते हैं, पेड़ों में भी कोशिकत्व की परिघटना काम करती है। हालांकि जाइलम नाम का एक वो होता है जो जल को पौधे में सारी जगह ट्रांसफर करता है, लेकिन कोशिकत्व की घटना भी पेड़ों में पाई जाती है। ठीक है, तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व की एकमात्र कारण नहीं है? तो स्याही का सोखना, हाँ स्याही सिर्फ केशिकत्व की वजह से। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये भी सही है। सूती कपड़ों में जल की बूंदों का फैलना, ये भी सही है। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये सिर्फ केशिकत्व की वजह से नहीं होता है। होता है, इसमें भी केशिकत्व होगा, लेकिन सिर्फ कैपिलरी की वजह से नहीं होगा, सिर्फ केशिकत्व की वजह से नहीं होगा। इसमें जाइलम भी काम करते हैं, जो जल को क्या करते हैं, पौधों की जड़ों से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो सिर्फ मतलब एकमात्र कारण पूछ रहा है ना, कि सिर्फ केशिकत्व की वजह से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो उसके ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? केशिकत्व होता है। लेकिन केशिकत्व का भी क्या कारण होता है? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव होता है। तो केशिकत्व इसमें नहीं दिया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन। अगला सवाल देखते हैं। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। ये कह रहे हैं, ये कोई केश नली है, उसमें जल जितना ऊपर चढ़ना चाहिए ना केशिकत्व की घटना के कारण, उससे ज्यादा कोई और द्रव है जो उससे ज्यादा हाइट तक चढ़ रहा है। तो उसका क्या कारण होगा? क्या कारण होगा? उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? ज्यादा होगा। उस द्रव का पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, जिस तनाव की वजह से क्या होगा? ज्यादा ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो देखते हैं, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है। श्यान मतलब विस्कोस मतलब गाढ़ा, तो कम चढ़ेगा। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या है? कम है। नहीं, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यादा उसका पृष्ठ तनाव होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह आएगा तो उसका आकार में क्या होगा? देखो,
झील के अंदर वायु का बुलबुला है तो सारा झील का पानी भी उस पर दाब लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर आएगा तो उस पर दाब क्या होगा, दाब उस पर कम होगा। जैसे जब गुब्बारा ऊपर हवा में उड़ रहा था तो जो वायु थी उस पर दाब लगा रही थी, जैसे ही वो ऊपर गया तो दाब थोड़ा हल्का हुआ वायु का, क्योंकि वायुमंडल ऊपर उतना सघन नहीं है, विरल है, तो क्या हुआ, फैल गया। ऐसे ही जब जल का बुलबुला नीचे से आ रहा है तो उस पर ज्यादा दाब लग रहा है, जैसे जैसे ऊपर आएगा उस पर दाब लगना कम हो जाएगा, और दाब लगना कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसका आकार क्या होगा बताइए आप, घटेगा कि बढ़ेगा, तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का क्या कारण है। तो पेन से स्याही निकलने का यह कारण है कि वायु दाब जो ऊपर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि उसके जो अंदर के वो हैं कण जो हैं, स्याही के अंदर के कण, वो बाहर की तरफ ज्यादा दाब लगाते हैं और क्या होता है, वो स्याही निकल जाती है। तो वायु दाब में कमी के कारण 17वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वीडियो देख रहे हो यार, लाइक वाइक तो कर दिया करो, इतने सारे लोग देख रहे हो, लाइक इतने कम हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, आपके कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहती हैं। अगला, ऑटोमोबाइल, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, पूर्वावलोकन लगभग मैं पूरा खत्म कराऊंगा। ठीक है, तो आप पूर्वावलोकन यहाँ से 2-3 बार वीडियो ये देख लेना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कारण क्या है कि मैं इतने सरल तरीके से आपको चीज़ें समझाता हूँ, जहाँ समझाने का होता है समझाता हूँ, जो ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट होता है आपको बोल देता हूँ याद कर लो, है ना। तो यही हमें चाहिए, इसी टाइप की हमें चीज़ें चाहिए कि मास्टर कोई ईजी तरीके से हमें चीज़ें उपलब्ध करा दे। तो मैं वो काम कर रहा हूँ, और ये कक्षा लाने के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे की कक्षा डिलीवर करने के लिए 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। चलो, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पे आधारित है। तो पास्कल का नियम है, उस पे आधारित है। इसमें क्या होता है, पास्कल के नियम के अनुसार क्या है कि कोई भी आइटम है उसके अणु क्या है, सभी तरफ समान दबाव लगाते हैं अगर हम उस पर प्रेशर करते हैं। बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस नियम पे काम कर रहे हैं, तो पास्कल थ्योरी पे काम करते हैं, पास्कल के नियम पे काम करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट होने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम की दशा इंगित करती है। देखो बैरोमीटर में क्या है, बैरोमीटर क्या बताता है, वायुमंडलीय दाब, और वायुमंडलीय दाब एकदम कम हो जाए तो क्या होगा, तूफान आने की संभावना हो जाती है, तूफानी मौसम। कहते हैं ना कि ये तूफान से पहले की शांति है, तो इसका क्या मतलब, एक कहावत ऐसी थोड़ी ना है। तो तूफान से पहले की शांति है, इसका मतलब क्या है कि तूफान आने से पहले शांति हो जाती है, मतलब वायुमंडलीय प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यों, क्या इंगित करता है, तूफानी मौसम को इंगित करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के छिद्र में कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। देखो इन्होंने इसमें जल लेवल नहीं दिखाया है, जल इसमें ऊपर तक भरा हुआ है, जल ऊपर तक भरा हुआ है, तो जल उस छिद्र से बाहर जाएगा जहां तल से क्या होगा, जहां जल का तल है वहां से जिस छिद्र की लंबाई क्या होगी, मतलब दूरी जो होगी सबसे ज्यादा होगी उस छिद्र से क्या होता है, जल बाहर जाएगा। एक फॉर्मूला लगता है इसमें √2GH, जी गुरुत्व का मान, और H मतलब उस छिद्र से तल की हाइट कितनी है उस आधार पर। देखो जल का तल यहाँ है तो इसके तो बगल में, ये तो यहीं गिरा देगा, तीसरा थोड़ा आगे जाएगा, दूसरा और आगे जाएगा, और पहला वाला सबसे दूर फेंकेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से √2GH से। तो आंसर क्या होगा, कौन से छिद्र से अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा, ए। इसी में पूछ ले न्यूनतम दूरी, तो क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। ठीक है, मतलब चौथे से जाएगा न्यूनतम दूरी तक, पूछा है हमसे अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी किससे जाएगा, 1 से अधिकतम दूरी तक जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 20 का हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं, एक तरल किसी सिलेंडर का पाइप में भरा है तो उसके अणुओं की गति दिखाई गई है, उसके अणुओं की गति निम्न में से कैसी होगी। तो जब हम किसी पाइप में किसी द्रव को, मान लो ये पाइप है और इसमें मैंने कोई द्रव भर रखा है, इसमें मैंने कोई द्रव भर रखा है, तो इसके जो अणु गति करेंगे ना, पाइप के सहारे वाले स्लो करेंगे, लेकिन अंदर वाले जितना अंदर होगा उतना तेज करता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गति होगी। क्यों, क्योंकि पाइप के सहारे वाले में क्या है, पाइप की सतह भी थोड़ा सा घर्षण लगा रही है ज्यादा। ठीक है, तो कौन सा प्रवाह होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। पाइप के पड़ोस वाले क्या है, थोड़ा पीछे हैं, और बीच वाले क्या है, आगे जा रहे हैं, आगे हैं। ठीक है, आपको संभवतः दिख रहा होगा ये अच्छे से, वरना मैं अभी और दिखा देता हूं, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। देखो ये जो होगा ना,
ये वाली आकृति होगी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि पाइप के पास के जो हैं वो स्लो चलेंगे और पाइप से दूर वाली जो अणु हैं वो थोड़ा स्पीड अप होकर चलेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21वें का। अगला सवाल देखते हैं, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होगी? श्यानता का मतलब है गाढ़ापन। देखो मैं आपको इसको एक बहुत सरल एग्जांपल से बता, जैसे मैंने घनत्व वाला आपको समझा दिया ना कि लोहे का टुकड़ा रुई में जाएगा या रुई लोहे में जाएगी। आपको अगर ये एग्जांपल याद हो गया ना, वैसे कंफ्यूजन हो जाता है तो पेपर में आपका सवाल गलत नहीं होगा। ऐसे ही मैं श्यानता का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। जैसे आप अपने मतलब घर से ही जोड़ा करो सब चीज़ों को, ठीक है। जैसे श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। अब अरहर की दाल तो आप सबने खाई होगी या कढ़ी आप सबने खाई होगी, जब वो ज्यादा गर्म होती है ना, बिल्कुल गरम गरम होती है तो आपको लगती है बिल्कुल पतली है, मम्मी कैसी पतली पतली कढ़ी बना दी, पतली पतली दाल बना दी आपने। जैसे जैसे उसका ताप कम होता है ना, ठंडी होती है, वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। कढ़ी देखो बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, अरहर की दाल देखो जम सी जाती है बर्तन में, ठीक है। क्या हुआ? ताप बढ़ाने पर क्या हुआ? उसकी श्यानता क्या हुई? कम हुई, गाढ़ापन उसका कम हुआ। बस उसी से ध्यान रखो कि अरहर की दाल ज्यादा गर्म क्या होती है? पतली होती है, कम श्यान होती है, और ठंडी हो जाती है तो ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। मतलब ताप बढ़ाने पर उसकी श्यानता या उसका गाढ़ापन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। वहीं से आप याद रखेंगे अरहर की दाल से। सब चीजों को अपने दैनिक जीवन से जोड़ा करो, ठीक है। जैसे आपने तो ताप बढ़ने के साथ श्यानता क्या होगी? द्रव की श्यानता क्या होगी? द्रव पतला होता है ना। श्यानता क्या होगी? बढ़ती है कि घटती है? तो श्यानता घटेगी, उसका गाढ़ापन क्या होगा? कम होगा, घटेगा। अगला सवाल देखते हैं, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, श्यानता मतलब गाढ़ापन, तो आप देखो इनमें से सबसे ज्यादा श्यान कौन है? शहद है, गाढ़ा शहद होता है ना। इनमें से सबसे ज्यादा गाढ़ी क्या चीज है? शहद है। उसके बाद खून का नंबर आता है, फिर जल, फिर वायु, ठीक है। तो सबसे ज्यादा श्यान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी शहद होगा, शहद की श्यानता होगी सबसे ज्यादा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक श्यान है? तो अल्कोहल, पानी, शहद, गैसोलीन, फिर वही आंसर होगा क्या? शहद। शहद क्या होता है? सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है। अगला सवाल देखते हैं, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि होगी तो गाढ़ापन, श्यानता क्या होगी? कम होगी, पतला होगा। अरहर की दाल गर्म होने पर पतली होती है, कढ़ी गर्म होने पर पतली होती है, तो श्यानता क्या होगी? ताप बढ़ने के साथ श्यानता कम होगी, ठीक है। ये कह रहे हैं बढ़ जाती है, मतलब हमारा कथन गलत है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ा देती है। मैं आपको जब हवा गर्म और ठंडी बताता हूं तब भी बताता हूं, भाई साहब आपके अगर कोई टेम्परेचर आपका बढ़ा दे, है ना, आपका ही टेम्परेचर बढ़ा दे तो आपकी गतिज ऊर्जा क्या है? इधर उधर दिमाग खराब हो जाता है, इधर टहलोगे उधर टहलोगे, इधर दिमाग मारोगे, हाथ पर फेंकोगे, तो गतिज ऊर्जा क्या हुई? आपकी बढ़ गई। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है? बढ़ जाती है। तो ये सही है, कारण सही है। तो मतलब ए गलत है, आर सही है। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर 25वें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है। मतलब हिमशीतित का मतलब क्या है? झील की सतह क्या है? ऊपर से जम जाती है। आजकल तो आप रील देखते होंगे, वो उसमें खोद खोद के क्या अंदर से मछली निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या है? अंदर पानी है। जैसे उसको मतलब रील में नहीं दिखाते, ऊपर जमा हुआ है, उसको उसने हथौड़े से खोद दिया तो क्या हुआ? अंदर से पानी निकल आया, है ना। उसमें ही तैरते हैं, उतने ठंडे पानी में तैर रहे हैं, पता, ठीक है। चलो, तो क्या है? हिमशीतित हो जाती मतलब जम जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका क्या कारण है? बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर सी। होता क्या है कि जल की जो एक फैक्ट आप याद रखो, 4 डिग्री पर जल का घनत्व क्या है? सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, मतलब जल ठुसा हुआ भरा रहता है 4 डिग्री पे। इसका मतलब ये है ना। तो घनत्व जब सर्वाधिक है तो ऊपर क्या है? ऊपर जम गया, नीचे का ऊपर, क्योंकि ठंडा वायुमंडल की वजह से हो रहा है तो ऊपर से ठंडा होना शुरू हुआ, और ऊपर का जल क्या हुआ? जम गया। नीचे का क्या है? जल, नीचे का जल अभी जमा नहीं है 4 डिग्री पे, तो जब ऊपर का जम गया और ऊपर से ठंडक फिर नीचे जा नहीं पा रही है, तो नीचे का जल क्या होता है? नीचे का जल जमता नहीं है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि 4 डिग्री पर उसकी सघनता क्या है? सर्वाधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 26वें का। अगला देखते हैं, शीतकाल में जब झील ऊपर की सतह पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे की तली है उसका पानी नहीं जमता है, ठीक है। वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन, उनके शरीर की बनावट नहीं। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, जिसके कारण ऊपरी सतह जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है।
ऊपरी सतह तो जम जाएगी लेकिन उसके नीचे क्या रहेगा, उसके नीचे पानी जमा रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 1 मिनट रुकिए, अगला सवाल देखते हैं। तो 27वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, इसका भी वही रीजन है। मछली कैसे जीवित रह रही है, क्योंकि नीचे क्या है, पानी जमा हुआ नहीं है। मछली कोई बर्फ में थोड़ी ना सांस लेगी, मछलियां नियत तापी जीवी है, बर्फ सीधे नहीं तली में जम नहीं पाता। हाँ, झील की तली में क्या है, जल जम नहीं पाता। 28वें का भी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर भी अपरिवर्तित रहेगा। मान लो कोई चीज 1 किलो थी, मैंने 2 किलो कर दी, तो 2 किलो कर दी तो उसके आयतन पे भी फर्क पड़ेगा, उसके भार पे भी फर्क पड़ेगा, उसके द्रव्यमान पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन जो उसका घनत्व होगा, है ना, घनत्व तो सेम रहेगा। मान लो मैं 250 ग्राम बर्फ ले आऊं, उसका भी घनत्व सेम रहेगा। एक पूरी सिल्ली बर्फ की ले लूं, उसका भी घनत्व सेम रहेगा। तो घनत्व क्या होगा, घनत्व उनका, डेंसिटी उनकी सेम रहेगी मात्रा बदलने पर भी। अगला देखते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। देखो, हम जान रहे हैं कि 4 डिग्री पर उसका जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे अधिक होता है। अब 4 डिग्री पर घनत्व सर्वाधिक है, इसका क्या मतलब है, घनत्व ज्यादा होगा तो आयतन कम होगा। कैसे कम होगा, मान लो मैं अभी बिल्कुल और ज्यादा मेरा घनत्व हो गया, और ज्यादा मैं क्या हुआ, सिकुड़ गया। जब मैं और ज्यादा सिकुड़ गया तो कम जगह में आ जाऊंगा, कम जगह में आ जाऊंगा, मतलब उसका जो आयतन है, उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। तो मतलब 4 डिग्री पर जब 9 से लेके आएंगे तो क्या होगा, जल लगातार क्या हो रहा है, ज्यादा सघन हो रहा है। जल ज्यादा सघन हो रहा है तो आयतन क्या होगा, उसका घटेगा। और उसके बाद 4 के बाद क्या होगा, जल विरल होना शुरू हो जाता है, मतलब फिर और फैलना शुरू हो जाता है। 4 पे सर्वाधिक घनत्व है, तो फिर क्या होगा, जब फिर 4 के बाद फैलना शुरू करेगा, 4 के बाद हम 3.5 करेंगे, 3 करेंगे तो और फैलेगा, फैलेगा तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। तो वही है, तो आयतन पहले क्या होगा, आयतन पहले 4 तक आएगा तो आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गलत बात है। आयतन पहले बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, आयतन कम होगा, क्योंकि घनत्व उसका क्या हो रहा है, सर्वाधिक हो रहा है। तो आयतन पहले घटेगा, बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 30वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हुए जल की ऊष्मा की मात्रा समान होती है। नहीं, भाप में गुप्त ऊष्मा भी होती है, तो भाप की मात्रा ऊष्मा ज्यादा होती है। तो पहला गलत है, पहला गलत है। बर्फ की संगलन की गुप्त ऊष्मा और जल की बाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। नहीं, जल की बाष्पन की गुप्त ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है, बर्फ के संगलन मतलब बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा कम होती है, लगभग 4-5 गुने का दोनों में डिफरेंस है। ये भी गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, मतलब केवल 3 सही बचा। वातानुकूलन कक्ष में वायु में बाष्पित कुंडली में ऊष्मा के निष्कर्षण होता है, द्रवणित कुंडली में ऊष्मा का। भाई साहब इतना कठिन ये मतलब हिंदी देते हैं ना यूपीएससी वाले, ये समझ में ना आए। खैर हमें कंफर्म पता है ए गलत है, कंफर्म पता है दूसरा गलत है, तो हमारा आंसर हमें मिल ही गया, ऑप्शन नंबर डी। केवल 3 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं 32वां। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है। यह सवाल न जाने कितनी बार पूछा गया है, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है, और घनत्व जब 4 डिग्री पर सर्वाधिक होगा तो आयतन उसका 4 डिग्री पर क्या होगा, आयतन उसका 4 डिग्री पर न्यूनतम होगा, क्योंकि घनत्व सर्वाधिक मतलब एकदम ठुस के भर गया, जब ठुस के भर गया तो कम जगह में आ जाएगा, मतलब आयतन कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 डिग्री पर। अगला सवाल देखते हैं, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। फिर वही बात, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 4 डिग्री 33वें का। अगला सवाल देखते हैं, जल का अधिकतम घनत्व होता है। अब इसमें केल्विन हमें दे दिया, केल्विन पूछ रहा है, तो केल्विन कितना होता है, सेंटीग्रेड से 273 ज्यादा होता है। मतलब अगर मैं कहूं आपसे 10 डिग्री टेम्परेचर ताप है तो केल्विन में कितना होगा, 283 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 + 273 कर देंगे, तो 273 + 4 बराबर ये क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 277 केल्विन। ठीक है, तो अधिकतम घनत्व अगर केल्विन में पूछ ले तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर क्या आएगा, 277। ठीक है, 277 केल्विन पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 34 का। अगला देखते हैं, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाता है, मतलब आयतन कह रहे हैं 27 पर क्या है, जो उसका मूल रूप से है उसका आधा रह जा रहा है,
तो उसे किस ताप पर दोबारा गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन को प्राप्त कर ले। तो इसमें गैस का नियम लगेगा, B1 B2 बराबर T1 T2, B1 अपॉन B2 T1 T2 वाला। तो उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा, आप बहुत ज्यादा मत जाइए, 327 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। आजकल ऐसे कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले वाले सवाल आजकल नहीं आते हैं, ये पुराने सवाल हैं, पहले इस प्रकार के सवाल आते थे। आजकल तो आपकी सतही नॉलेज चेक की जाती है, ऊपर का बेसिक आपको पता है नहीं। ये फॉर्मूले के सवाल हैं, गैस के 3-4 नियम होते हैं, उतना हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के मिश्रित निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब अगर एक नियम है, वो नियम ये कहता है कि समान टेम्परेचर हो और दाब, मतलब ताप और दाब अगर समान हो तो एक गैस में जितने अणु होंगे उतने ही दूसरे गैस में अणु होंगे, ठीक है। इस नियम का मतलब ये है। तो इसके ये कौन सा नियम है, ये आवागाद्रो का नियम है, जो ये कहता है कि समान, ये फैक्ट है, आपको फैक्ट के तौर तरीके से याद कर लेना है कि आवागाद्रो का नियम क्या कहता है, समान ताप और समान दाब पर प्रत्येक गैस में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि एक डब्बा है, एक कंटेनर है, उसमें क्या है, CO2 भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। अब किस स्थिति में ये अणु क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो या तो हम डिब्बा बड़ा कर दें, या फिर उसमें से कुछ गैस निकाल दें। मान लो पहले 5 किलो गैस भरी हुई थी, अब उसमें से हमने गैस निकाल दी, 4 किलो गैस रह गई, तो क्या हुआ, अणु थोड़ी दूर दूर हो गए, है ना, इस प्रकार से। तो देखते हैं, कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, वही आयतन का मतलब वही है कि डब्बा बड़ा कर दिया तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर, लीक हो गई, हमने निकाल दी, तब भी क्या होगा, अब कम गैस रह गई तो अणु क्या होंगे, उसमें दूर दूर हो जाएंगे, तो ये भी सही है। कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने से, भाई साहब जब प्रेशर उसमें और बढ़ा दोगे तो क्या होगा, और अणु पास पास आएंगे प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, उससे दूर नहीं होंगे, पास होंगे। कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर, 5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड थी, आपने उसमें 6 किलो घुसेड़ दी, तो 6 किलो घुसेड़ दी तो क्या होगा, अणु और पास पास आ जाएंगे, तो इससे भी दूर नहीं जाएंगे। मतलब केवल 1 और 2 इसका सही आंसर होना चाहिए। किसकी वजह से अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो केवल 1 और 2 है क्या इसमें, 2 और 3, 3 4, हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है केवल 1 और 2, तो 37वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखते हैं, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, पारद मतलब पारा, पारद मतलब पारा, पारे पर तैरता है किंतु जल में क्या होता है, डूब जाता है। फिर वही चक्कर है कि लोहे का घनत्व जो है वो जल के घनत्व से क्या है, ज्यादा है। जब घनत्व ज्यादा है तो वो अंदर डूब गया, और पारे से क्या है, उसका घनत्व कम है, इसलिए भाई साहब ऊपर ही तैर रहे हैं। रुई क्या है, रुई का घनत्व कम है इसलिए ऊपर तैर रही है ना, और लोहे का घनत्व ज्यादा है इसलिए अंदर घुस जा रहा है, ठीक है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, भाई साहब अधिक होते तो अंदर घुस जाते, मतलब कारण गलत है लेकिन कथन सही है, ठीक है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, है ना। यहाँ क्या होना चाहिए, आपेक्षिक घनत्व से कम होगा, कम होगा तभी तो वो उस पारे पे तैरेगा, तो ये गलत है, ठीक है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लोहे की एक कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, ठीक है। लोहे की कील पारे पे तैर रही है, पानी में डूब जा रही है, सेम सवाल है जो पहले था। तो लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया का कोई मतलब नहीं है। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है ना, पानी से अधिक है तो क्या हुआ, उसमें अंदर घुस गया, जबकि पारे से कम है मतलब तैर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक सुई क्या है, पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई चीज किसी चीज पे कब तैरेगी, जब उसके द्वारा हटाया गया पानी का भार क्या हो, उसके भार से बराबर या उससे ज्यादा हो, ठीक है। तो सुई की नोक नुकीली होती है, नुकीली से क्या मतलब है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलता है। सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से क्या है, अधिक है। मतलब सुई गई और उसने जो घनत्व हटाया वो क्या हुआ, वो कम हटाया, और उसका घनत्व जो है ज्यादा है। अगर वो उतना ही पानी हटा देती जितना कि उसका वजन है, जितना उसका घनत्व है, तो क्या होती, तैरने लगती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और रुई और लोहे वाली कहानी सिर्फ मैंने आपको याद दिमाग में रखने के लिए बताई है, उस पर वो सिद्धांत फॉलो नहीं होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, तो किस कारण से तैर रही है, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पानी के उत्प्लावन बल के कारण, प्रस्थ तनाव के कारण।
तो किस कारण से तैरेगी? श्यानता का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का कोई मतलब नहीं है, पानी के उत्प्लावन का कोई, है ना। इसका आंसर ए या बी में से होगा, ए या बी में से होगा, आप लोग देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। पृष्ठ सरफेस टेंशन की वजह से वो उस पर तैरेगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, बाल्टी जब कुएं में है तो कुएं में क्या है, जितना कुएं में वो डूबी हुई है उस पर उत्प्लावन बल लग रहा है पानी की तरफ से भी, तो हमको उसका बल शून्य प्रतीत होता है, हमको भारी नहीं लगती है। और जैसे ही अगर आपने कुएं से बाल्टी खींची हो तो जैसे ही आप बाल्टी ऊपर करते हो, पानी से जैसे ही बाल्टी निकल के आती है उसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमें क्या होता है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, जैसे ही पानी की सतह से ऊपर आती है हमें क्या लगता है, वो भारी हो गई है, ठीक है, उसका वजन बढ़ा हुआ सा महसूस होता है। 42 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एक भारहीन गुब्बारा, मतलब गुब्बारे का अपना कोई भार नहीं है, पहले इन्होंने क्लियर कर दिया है। 200 ग्राम जल भर दिया, ठीक है, पिचकारी से किसी भी चीज से, उसमें क्या किया आपने, 200 ग्राम जल भर दिया, तो इसका जल में भार क्या होगा, जल में भार इसका क्या होगा, मतलब जल में दोबारा डुबो दो तो जल में भार इसका शून्य होगा। क्यों? क्योंकि उस पे जितना उसका वजन है ना उतना ही एक उत्प्लावन बल पानी की तरफ से उस पे लगता है, सेम जितना उसका भार होगा उतना लगता है। हाँ, अगर गुब्बारे का कुछ भार होता तो वो भार हमें प्रतीत होता, मान लो 5 ग्राम का गुब्बारा होता तो 5 ग्राम उसका भार हो जाता। अब कह रहे हैं भारहीन है तो 200 ग्राम में उसका जल में उसको हमने अंदर डुबो दिया, चाहे इनमें 500 ग्राम भर दे उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा, तो कितना होगा, शून्य प्रतीत होगा, ठीक है। वही बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम क्या है? वायुमंडल में जो बादल तैर रहे हैं, है ना, जो ऊपर तैर रहे हैं, वो क्यों है? क्योंकि वायुमंडल से वो कम घने हैं, उनका घनत्व जो है ना वो वायुमंडल से कम है। घनत्व ज्यादा होता तो क्या होता, अंदर घुस जाते, नीचे गिर जाते। तो उनका कम क्या है, उनका कम ताप वेग दाब नहीं, उनका घनत्व कम है वायुमंडल से। इस वजह से क्या है, इस वजह से क्या है, ये वायुमंडल में आपको तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका घनत्व वायुमंडल से कम है। अगला सवाल देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब उसका टुकड़ा, किसका टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा। तो समुद्र में प्लवन मतलब तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो एक ये नियम है, आप याद कर लीजिए सिर्फ कि 1/9 हिस्सा ऊपर दिखेगा और 8/9 हिस्सा क्या होता है, अंदर डूबा रहता है, ठीक है। मतलब अगर आपको समुद्र में कोई बर्फ की चट्टान दिख रही है तो इतनी अगर ये ऊपर है तो इसके 8 हिस्से क्या होगी, वो नीचे होगी। तो 1/9 हिस्सा सतह से ऊपर दिखता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 45 का। अगला सवाल देखते हैं। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी का गिलास कहा है इन्होंने, और किसी चीज का भी गिलास कह सकते थे क्योंकि ऐसे आइस क्यूब तो उसी में तैरते हैं। खैर, गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो बर्फ का टुकड़ा है ना वो पूरा डूब के पानी में तैरता है, बिल्कुल सतह तक डूबा हुआ होता है। मतलब बर्फ जब पिघलेगी भी तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा कम होगा उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। क्योंकि बर्फ क्या है, बर्फ पूरी तरीके से बर्फ का टुकड़ा पानी में डूब के तैरता है, ठीक है। अगला देखते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में क्या है, तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? फिर वही बात, बीपीएससी 2022 रिसेंट पूछा हुआ सवाल है, कुछ नहीं होगा भाई साहब, एज इट इज रहेगा, पानी फर्श पर फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? पानी स्तर नीचे है, जल का स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 47 का। अगला सवाल देखते हैं। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैर रहा है, तो क्यों तैर रहा है? क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है मान लो, है ना। अब तैर रहे हैं, अब घनत्व कम हो दो तो क्या होगा, आदमी अंदर घुस जाएगा, ठीक है। यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए, जब 4 डिग्री पे घनत्व सर्वाधिक है हम जान रहे हैं, 100 डिग्री हो जाएगा तो घनत्व क्या होगा, उसका कम हो जाएगा। जब घनत्व कम हो जाएगा तो क्या होगा, शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग शरीर डूब जाएगा। अगर 4 पे तैर रहा है, ज्यादा घनत्व पे तैर रहा है, घनत्व कम होते ही क्या होगा, डूब जाएगा आदमी उसमें। अगला सवाल देखते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र का जो घनत्व है ना, नमक वगैरह की वजह से क्या होता है, ज्यादा होता है। जब घनत्व ज्यादा है तो हम ऊपर ही ऊपर उस पर तैर सकते हैं, जबकि नदी में ऐसा नहीं होता है। समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्री जल गहरा होता है, समुद्री जल भारी होता है, हल्का होता है। तो नमकीन, जो उसमें क्लोराइड की मात्रा है ना, जो उसमें लवण की मात्रा है, उसकी वजह से क्या है, उसका घनत्व क्या है, बढ़ गया है। उसका घनत्व बढ़ गया है तो हम उस पर तैर पाते हैं सॉरी। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होगा? तो हाइड्रोजन में क्या होता है, किसी भी पिंड का भार जो है वो सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन में, ठीक है ना। हाइड्रोजन में किसी भी पिंड का भार क्या है, सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। याद कर लीजिए इस बात को, किसी भी पिंड का भार जो है
mg जो है वो किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होता है। अगला सवाल देखते हैं, इसमें भी वही चक्कर है कि बल प्लस उसकी तरफ से कुछ बल लगाया जा रहा होता है, तो हाइड्रोजन हल्की गैस है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, अब देखो नदी से सागर में घुस रहा है, सागर का घनत्व तो क्या है, ज्यादा घना है, नदी कम घनी है, तो नदी में तो भाई साहब डूब के तैर रहे हैं। जैसे ही सागर में गए तो सागर ज्यादा घना है, तो भाई साहब थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा, कुछ ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसी तल पर रहता है, समुद्र की तली में डूब जाता नहीं, क्या होंगे भाई साहब, थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे, वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि सागर का घनत्व तो क्लोर जो लवण है उनकी वजह से ज्यादा है। सागर के जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से क्या है, अधिक है। हाँ, तो सागर के जल का घनत्व तो क्या है, सागर के जल का घनत्व तो ज्यादा है, तो कारण भी सही है। उपयोग के संबंध में कौन सा सही है, तो ए, और वो सही कारण है और उसका सही स्पष्टीकरण है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश कर रहा है तो ऊपर उठ जा रहा है, सागर के घर का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर स्थूल पदार्थों के गुण पूरा समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा शायद लाइट है, उसमें 150 क्वेश्चन है ना, लगभग 150 सवाल हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको एक क्लास में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 क्लास में हम उसको कर लेंगे, है ना, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा फिर ना तो आप लोग बैठते हैं, और फिर मैं तो खैर पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। खैर चलिए, वीडियो कैसा लगा आपको बताते चलिएगा, पसंद आया हो तो यार लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है, कमेंट जरूर कर दिया करो, है ना, ताकि पता चलता रहे कि आप लोगों को चीज़ें कैसी लग रही हैं। बाकी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।